वहां पे नहीं, वहां भी उसका इतना वो खराब बता रहा है, वहां का मतलब इन्वायरमेंट खराब कह रहा है कि कोटा में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है कह रहा है। ऐसा कह रहा है नहीं। कि टीचर्स अच्छे हैं लेकिन क्लास में बच्चे पढ़ने नहीं देते और पीछे शोर मचा रहे हैं। हाँ भाई देखो इसका तो, जबकि वहां पर इतना वो है कि जो वहां पर वाईफाई कैम लग रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्ट अपने फोन में ऐप में देख सकते हैं उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्लास में आंसर कर रहा यार एक बात बताऊं, है। लेकिन इज इट पॉसिबल? तब भी डर नहीं है। तब भी डर नहीं बेटा, वो मालूम क्या है, फिर वो वहां सिर्फ टाइम खराब करने आए। इधर विराज सुन यार, फिर वो सिर्फ वहां टाइम खराब करने आए, माँ बाप का पैसा आग लगाने आए, कुछ नहीं करना है उन्हें। अबे तबीयत सही कर ले, एग्जाम टाइम आ गया भाई, क्या कर रहा है यार, एग्जाम टाइम में गड़बड़ कर लिया कर, जब मेहनत करनी हो तुझे। एक्स्ट्रा क्लास क्लियर नहीं आया तो रवि क्यों आया? आराम है, चल समझ रहे। और 48 भी हाँ 48 फिर से कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 48 से। 48 49 फिर आपका ये चैप्टर खत्म। तो स्टार्ट ही करना है। ओके, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, और फिर दिया है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल, म्यूचुअली एट राइट एंगल। ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के, सी परपेंडिकुलर ए के, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट भाई साहब गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। एंड मॉड बी का वैल्यू 1 है, और हाँ मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये भी प्रूव करना है। एक बड़ा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब कैसे स्टार्ट करें? ए ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये जो लिखा है कि C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, नो व्हाट डज इट मीन देन? देखो जरा, एक बात हमने सीखा था जरा बोर्ड पर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ध्यान से समझना, एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी। अगर इफ वाला केस है, अगर कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दो चीज। इसमें से दूसरी चीज लिखते हैं हम डायरेक्ट कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। सोचो कि लेमडा की वैल्यू 1 आ गई किसी वजह से, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अगर ए बी क्रॉस सी लिखा है, इसका मतलब पहले पता है कि ए और ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। आओ जरा ऊपर, भाई ये भी तो यही लिखा है, तो सी ए के परपेंडिकुलर है, सी ओके, और सी हो गया प्रूफ। उसमें क्या लिखा है? ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। देखो पहला क्या प्रूफ करना था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पहला हमें ये प्रूफ करना है ए परपेंडिकुलर टू बी। लो भाई साहब हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है? बी परपेंडिकुलर टू सी, ये लो जी हो गया। तीसरा क्या प्रूफ करना है? सी परपेंडिकुलर टू ए, लो जी पहला पार्ट प्रूव हो गया। चलो हाँ, इफ ये आप पहले बताओगे उसे कि भाई अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, इफ लगाया इसलिए, और ए सी के परपेंडिकुलर है, देन ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, सिंस लेमडा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, तो ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी लिखा आएगा, तो ये कंडीशन यस हो जाएगी। मुझे ऑलरेडी वही कंडीशन दी हुई है, तो सी ए के परपेंडिकुलर, सी बी के परपेंडिकुलर। ये आपने ये बात सीधा करके बताया है, हमें उसको उल्टा प्रूफ कर दिया है उसे। क्लियर हो गया? चलो पहले इतना पार्ट करो। लॉजिक बैठा सभी को? तू बोल बेटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाला। मतलब इसमें आपको अगर ये बात याद नहीं रही तो ऑब्वियस बात जवाब नहीं लिख पाएंगे फिर इसका। तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये कैसे दिया हुआ है।
अच्छा तू बता, बैठ गया। तो पहले ये वाली बात आप प्रूव कर देना कि भाई ये चीज ऐसा है, मुझे जो दिया है उसके हिसाब से तो मुझे फिर ये पता चल गया आराम से, बात प्रूव हो गया। ठीक है, अगर कोई एक वेक्टर बराबर है दो वेक्टर के क्रॉस के, तो वो एक वेक्टर दोनों के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। पहले तूने ये बताया, समझा दिया, फिर तू उसे लेगा। हाँ, बट सिंस ऐसे लिखेगा ना, सिंस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगेन ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। भाई अभी यही तो बताया हमने कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी ये दे दिया मुझे तो रिवर्स लिख दिया मैंने उसका। यहां क्या पता चला, ए परपेंडिकुलर टू बी एंड ए परपेंडिकुलर टू सी। मेरे ख्याल से ये सभी तो चाहिए था अपने को, प्रूव हो गया। ठीक है अनंत, ठीक से तू बता बेटा। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो ये बात तो प्रूव हो गई अपनी। आगे वाला पार्ट देखो। पहले वो गिवन ही कॉपी किया है मैंने। ठीक है, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा दो। तो फिर इसे कैसे लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा। क्या अभी मैंने लिखने में कोई मिस्टेक करी? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। हाँ, लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। याद रखना, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं थीटा लिख दोगे बीच में उठाकर, तभी लिखना है ऐसे। ठीक है, इसके लिए कैसे लिखोगे, क्या सेम एंगल ले लें? अब दिक्कत यह है, ये थीटा या अल्फा, वैसे भाई मुझे डिफरेंट एंगल लेना चाहिए था, लेकिन यहां क्यों थीटा मैंने ले लिया दोनों में, क्योंकि पता है कि सब परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा भी पाई बाय 2 है और अल्फा भी पाई बाय 2 है, तो डायरेक्टली थीटा की जरूरत नहीं थी। क्या लिख दू डायरेक्ट, पाई बाय 2। अल्फा की भी जरूरत नहीं थी, क्या लिख दू सीधा। अब बताओ समझ में आया बात? अरे भाई इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो वो थीटा ही तो 90 लिखना था मुझे। जो मुझे एंगल लेट लिया है वो मैं क्यों लेट लूं, दिया तो है पाई बाय 2, लेकिन आपने लिखा थीटा, फिर थीटा गिवन पाई बाय 2। आपने लिखा अल्फा, अल्फा इज गिवन पाई बाय 2। ठीक है, चलो जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ऐसे उस तरफ ये भी वन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ए वेक्टर की वैल्यू बी और सी यहां पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन इक्वेशन 1। तो अब जहां इक्वेशन 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा है मैं वहां क्या पुट कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कोई दिक्कत? सी से सी गया, ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट 1, दैट इज इक्वल टू 1। क्या हमें यही प्रूफ करना था? बिल्कुल सही, यही प्रूफ हो गया। एक आराम से हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब देखो, क्या इस b की वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट करो यहां पर, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये लीजिए 4 मार्क्स पक्के हो गए अपने। 4 मार्क्स का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के देखो यूनिक क्वेश्चन ही है, बहुत सारे नहीं मिलेंगे, तो आपको ये रटे होने चाहिए आपको, तब बात बनेगी। हाँ इनका, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको वेक्टर्स आता है सॉलिड करना। आप, मैं पहले दिन इस क्वेश्चन को समझा देता आपको, अब भैया मेरे बस के नहीं चैप्टर कर पाना ये तो आपको तभी कर पाओगे जब चैप्टर की पूरी नॉलेज है आपको। अब आप ये चीज जानते थे कि क्रॉस कैसे आता है, तो आपको बड़ी आराम समझ आ गई मेरी बात। ये है तो बता निशांत, ठीक से चल भाई, तबीयत सीख रखो।
अच्छे से पढ़ना है। तो 2-3 से कुछ नहीं कर पा रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं किया, वायरल या और कोई दिक्कत? वायरल तुझे भी सही टाइम चुना है यार। चलो भाई, जो करना है अभी निपटा लो, पेपर तक अच्छे हो जाओ भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बिल्कुल रूटीन से एकदम हटकर क्वेश्चन है, धमाकेदार। इस तरह के क्वेश्चन तो भाई अलग ही चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लासिक होना चाहिए अगर आपको अगला क्वेश्चन ट्राई मारना है तो। देखिए क्या कह रहा है, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई जे और के, अल्फा दिया हुआ है अपने को 3i माइनस का जे, और बीटा दिया है अपने को 2i प्लस का जे माइनस का 3k। फिर कह रहा है एक्सप्रेस वेक्टर बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2। इस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे कि जो मैं वैल्यू निकाल के लाऊंगा इसकी और जो मैं वैल्यू निकाल के लाऊंगा इन दोनों की, उनका एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन लास्ट में मुझे प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई जैसा कुछ करना है। कंडीशन क्या है इसको करने के लिए? कंडीशन ये है कि बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इन दोनों को यूज करते हुए ये वेरीफाई करना है मुझे, ठीक है। पकड़ बेटा, अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो हमें पता है दो चीजें, चलो आराम से करते हैं। बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। क्या कोई वैल्यू पता है मुझे यहां से? बीटा 1 नहीं पता, लैम्डा टाइम्स अल्फा, अल्फा पता है? हाँ पता है, 3i माइनस का जे। तो ये कितना आ गया देखो, बिल्कुल आराम से करना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब अगर इस रिलेशन को यूज करें तो बीटा 2 और अल्फा परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, भाई इस पे भी वेक्टर लगा देना, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या दोनों का डॉट 0? अब दिक्कत है जब बीटा 2 है ही नहीं तो फिर आप बीटा 2 के साथ अल्फा का डॉट करोगे कैसे? तो कुछ कहीं ऐसा है जहां बीटा 2 लिखा है, हाँ, वहां से बीटा 2 का पहले वैल्यू निकाल लो। कैसे? व्हाट इज बीटा 2? बीटा माइनस बीटा 1, क्योंकि बीटा 2 के साथ अल्फा का डॉट करना है। जब बीटा 2 ही नहीं है तो अल्फा का डॉट करोगे कैसे उसके साथ? तो आपने क्या किया, नाउ दिस बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा, हाँ है बीटा 2 अल्फा प्लस जे माइनस का 3k माइनस ऑफ बीटा 1, ये रहा माइनस ऑफ बीटा 1। अब माइनस है तो साइन चेंज कर लेना अपने आप, कितना आएगा 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे। अब कितना हो गया देखो, 2 माइनस 3 लैम्डा आई 1 प्लस लैम्डा जे माइनस का, तो क्या मेरे पास बीटा 2 आ गया। अब इस बीटा 2 का अल्फा के साथ डॉट करना है मुझे, वहां से लैम्डा निकल आएगा, ठीक है। चलो पहले इतना कॉपी करो, अब ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक है। 1 पर लैम्डा जे तो बाहर जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब देखो मुझे कुछ नहीं आता तो मेरे तो आसान भी टफ ही है, ठीक है कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस कैसा रहा मैडम ये बताओ, तुम तो एक्सपीरियंस रूम कैसा लगा बैठने में? कहाँ सेंटर कहाँ पड़ा था? अच्छा आपका वही से सेम कॉलेज था। ये आरडी सिंह कॉलेज में ही मोस्टली सेंटर पड़ रहा है बच्चों के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, देखे थे मैंने।
चलो अब बीटा टू के साथ अल्फा का करो डॉट, तो पहले बीटा टू लिखो 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस का 3k, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका अल्फा के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा, अल्फा है 3i माइनस का j और इज इक्वल टू 0। चलो जी, i से i मल्टीप्लाई करो और उसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से j के लिए आराम से देखो, k है ही नहीं उस तरफ तो 0 हो जाएगा सारा का सारा, k का वैल्यू इज इक्वल टू 0। 6 माइनस का 9 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0, तो 5 माइनस का 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। चलो पहले इतना कॉपी करो। अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, तो बीटा की वैल्यू भैया वो तो हमारे पास डायरेक्ट है, तो आपको बीटा 1 प्लस बीटा 2 ऐड करके चेक करो क्या वो बीटा के बराबर आ रहा है, तो क्या से करो वेरीफाई, देखो इसको ये बताओ। ठीक है, पहले बीटा 1 की वैल्यू देखो भाई, बीटा 1 की वैल्यू और बोल दो मुझे वो लैम्डा वाली जो वैल्यू थी। एक सेकंड रुक जाओ, ये पहले कॉपी कर लो उसके बाद करते हैं, क्योंकि अब मौका नहीं है अपने पास फिर से इस चैप्टर को करने का। बहुत टाइम दे लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए, सारी वैरायटी करा दी, अब आपको वेक्टर अटकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और वेक्टर्स, ये 3 टॉपिक आपके एकदम, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, 4 टॉपिक आपके एकदम परफेक्ट हैं इस समय। कल टेस्ट रख लें इसका, चारों टॉपिक्स का, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और वेक्टर। कल अपनी क्लास तो होती है, तो 7 से 9 रखो क्लास, 7 से 9 का टेस्ट रखते हैं। टाइम हो रहा है क्यों मतलब बेटा, देख ऐसे तो फिर कैसे, कभी किसको बुखार है, कल इसको हो जाएगा, थोड़ा मैनेज कर इस चीज को, ठीक है। 7 to 9 2 घंटे, ठीक है, टॉपिक पूरा यही आएगा 2 घंटे, हाँ तकरीबन 70 के आसपास का। 1 मार्कर्स बहुत ज्यादा होंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं होंगे क्वेश्चंस, 1 मार्कर के फॉर्म में होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मार्कर के लिखने पड़ेंगे ना, सॉल्व करना है सबको आपको। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपको रटे रटाया है मार देना टिक वहां पर, और आपको लगा ये सॉल्व करना है, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना सीखना है पहले यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने वाले ही मिलेंगे सारे। ये मान लो 40 नंबर आपको 1 मार्कर साइड पे होगा, बच्चे 30 नंबर बड़े क्वेश्चंस इस लेवल के फिर, ठीक है, इस तरह। और 2 घंटे हैं, कोई करे कराए क्वेश्चन है आपके, तो आपको टाइम 2 घंटा इनफ है, आप इजिली कर पाओगे, ठीक। क्वेश्चंस नए भी होंगे, मिलते जुलते भी होंगे, रिपीटेड भी होंगे, ठीक है। चलिए, टाइमिंग 7 to 9 चैप्टर से कंटिन्यूटी जो हमने आपको रिवाइज कराया है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और पूरा वेक्टर्स, ठीक है। टॉपिक वाइज ही होगा, जैसे जैसे टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे टेस्ट हम उसका लेते जाएंगे, लेकिन असाइनमेंट से सारे क्वेश्चन सेम थोड़ी ना होंगे। हाँ, लॉजिक यही है, हाँ लॉजिक यही है। वेक्टर्स तो मैं क्या बाहर दूंगा, ऑलरेडी 45 क्वेश्चन करा दिए इसके, बहुत है यार। वेक्टर का टॉपिक का लेवल भी नहीं है इस लेवल का, तो वेक्टर की 4 से 6 नंबर की। एक बार जल्दी से वेरीफाई करो जरा, हो रहा है वेरीफाई, एक बार कर लेते हैं जरा। पहले मुझे आप बीटा 1 का वो रिप्रेजेंटेशन दो, क्या था? बीटा 1 आ रहा है 3/2i क्या? नहीं, मुझे आप वो वाला रिप्रेजेंटेशन दो जो लैम्डा वाला था। लैम्डा टाइम्स 3i माइनस j, हाँ 3i माइनस j, क्या बता रहे हो? ये है 3 लैम्डा। अरे आई तो बाहर होगा ना, 3 लैम्डा i बाहर कैसे होता है? 3 लैम्डा आई बोलोगे ना, वो तो मुझे आई अंदर कर दिया, लैम्डा बाहर कर दिया। 3 लैम्डा i हाँ, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा j, माइनस लैम्डा जे। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारी? हाँ, बस ऐसे बताओ, तो हो गया 3/2i माइनस 1/2 जे, ये आ गया भाई। अब ऐसे जरा बीटा 2 का ओरिजिनल फॉर्म तो पहले मुझे 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा j, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 माइनस 3 के कैप। चलो सही आ रही है। हाँ आएगी बेटा, वो तो हम इसमें लैम्डा पुट कर रहे हैं अपना। एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना भाई, 4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे नहीं वरना। ये हो गया 1/2i
प्लस 3/2 J माइनस का 3K। ठीक है, अब जरा β1 प्लस β2 करो और चेक करो क्या ये बीटा के बराबर आ रहा है। ऐड करो बराबर से ना, तो β1 प्लस β2 ऐड किया गया तो करो भाई 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2 दैट इज 2, तो 2i माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 तो 2/2, तो ये आ गया प्लस का और चेक करो क्या यही एक्चुअल में बीटा है आपका, हेंस वेरीफाइड हो गया। ये है लॉजिक। अब हमारा वेक्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। निकालो अपना रीजन असाइनमेंट दिया था अपने को 1 मार्कर वाला पूरा, अरे एमसीक्यू वाला जो दिया था, जो लास्ट क्लास में दिया है 12th के लिए, ये दिया था ना। हाँ, ये कौन नहीं था लास्ट क्लास में भैया, मैं बहुत बीमार था, इतनी हालत नहीं थी क्लास में आ पाता, नहीं थी हालत। अच्छा, थोड़ा ध्यान रख बेटा, ये टाइम मेहनत करने वाला है यार, खराब करने वाला नहीं। बीमार भी है तो वह टाइम खराब ही हो रहा है बेटा, फिर ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तो तूने तो नहीं भरा है, इसने भी दिया, सबने दिया, तू नहीं कर लिया था, औकात पता थी इसलिए या भैया कुछ और बात थी? जी अकलमंदी दिखाई, सही किया इसने। अब तू फिर इस बार ड्रॉप करेगा या डायरेक्ट एडमिशन लेगा सीधा एक्शन? अच्छा अभी सोचेगा, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करना अच्छी बात है। एनवायरमेंट का मजा तो लेना चाहिए, रूम में बैठो, एम्बियंस कैसा है वहां का, वाइब्स कैसे आ रहे हैं, कलर कैसा है दीवारों का, ये सब चेक करना अच्छा होता है। फिर व्हाइट पेपर पे ब्लैक ग्लास कैसा लिखा है चेक करो, जो पेपर शीट मिलती है जो सॉल्व करने होता है ना, तो व्हाइट पे ब्लैक का प्रिंट अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, इतना ही चेक कर सकते हो। देखो वहां ऐसे एरो वैरो लग रहे हो, कॉमा वॉमा लग रहा हो, कहीं गलती से उसने एक्सेलरेशन पूछ लिया, हाँ तो वो तो dv/dt अपने को पता ही नहीं। अब आता है, चल आता है, बोले तो अच्छा आजकल वो OMR शीट वाला है क्या? देन बड़ा एडवांस है यार साहब, कोई चक्करबाजी नहीं इसकी। चलो गुड यार। भैया एक बच्चा कह रहा, मैंने उससे पूछा, मैंने ये नंबर जो तेरे आए हैं कैसे आए, चीटिंग नहीं करी? भैया कोशिश तो पूरी करी, हुई नहीं, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा था लेकिन हो ही ना पाई चीटिंग। इतने टीचर मन रहा थे मेरे रूम के अंदर। नहीं मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ऐसे बच्चे जो होते हैं 11th 12th में, तो भैया कोशिश तो पूरी कर रहा था लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाई। मैं तो उसके चीटिंग के दम पे गया क्यों था कि भाई अब साल भर नहीं पढ़ूंगा तो फिर क्या होगा, मेरा यही होगा। चलो कुछ फॉर्मुलास लिखो फटाफट से। डिटर्मिनेंट A डॉट B, अभी डिटर्मिनेंट वर्ड इस्तेमाल करो बार बार, तो ये होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। और ध्यान रखना आजकल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कैसा आ रहा है, बच्चा भैया J क्या आ गया, ओ भाई ये डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। और सोचो ऐसा आ जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट B, डिटर्मिनेंट C, डिटर्मिनेंट D, डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। क्या फर्क पड़ रहा है? कहने का मतलब है उस डिटर्मिनेंट में जितने टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है सबको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन डाल दो बस। अरे अभी इस एडजॉइंट ए को कुछ मानो ही मत ना, ये एक लेटर की तरह ट्रीट करो सबका। ये है डिटर्मिनेंट ए, अरे भाई व्हाट इज A डॉट B, डिटर्मिनेंट A इंटू, अगर मान लो A डॉट B डॉट C होता तो एक डिटर्मिनेंट C लगा देता, मान लो एक और कुछ लिखा है, आप इसको देखो ही मत अभी तो सिर्फ इस वाले पे चलो, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी लिखो, बस ये प्रॉपर्टीज के बाद आपका पेपर एकदम फुद्दू हो जाएगा। आपको यार बड़ा आसान था यार, ये तो बस प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, वो रटने में थोड़ा टाइम लगेगा।
मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, देखो मॉड लगा होना चाहिए, मतलब मॉड मतलब ये डिटरमिनेंट लगा होना चाहिए, ठीक है, मॉड नहीं है डिटरमिनेंट है, ये बार बार आदत ऐसी हो गई अपने को। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये तो सीखा हुआ है। फिर है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए, कॉपी कर लो। हाँ हाँ सब सारे बताया हुआ है, फिर एक बार रिकैप कर रहे हैं और क्या है। फिर एक है डिटरमिनेंट ऑफ के टाइम्स, मान लो I3, तो ये हो गया के की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू आई, ठीक है। ये I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, अगर 2 होता तो वह के की पावर में 2 आता फिर, हाँ ठीक है। और एक है ए इंटू एडजॉइंट ए, जिस पर कोई डिटरमिनेंट नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए इंटू आई। चलो फटाफट, ऊपर वाली क्या होता है कि आपने ये जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसके पर आएगा पावर में। अगर यहां पर I2 होगा तो यहां पर भी K2 होगा फिर पावर में, ठीक है। बस ये है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसे, बस उसके बाद फिर आराम से बंसी बजाएंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। अगर ये याद नहीं रही तो फिर मुश्किल हो जाएगा एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन निकाल पाना, ठीक है। चलो बेटा से बेटा हो गए, कॉपी हो गए, ठीक है। निशान जी कॉपी हो गए, ठीक है जी। कह रहा फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक रिलेशनशिप दिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, जिस पर कोई डिटरमिनेंट मॉड वॉड नहीं है और जिसकी वैल्यू है 202500 02025 002025। चेक करना अभी हमने जो आखिरी प्रॉपर्टी लिखी है क्या ये वही दी है? हाँ तो इसका तो आंसर हमें पहले से ही पता है भाई, क्या होता है? ये होता है भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सोचो इसको ऐसा नहीं लिख सकते आप भैया, ये आई तो लिखा है तो गारंटी है ये वैल्यू किसकी आ गई, ठीक है। तो अगले स्टेप पर आप क्या लिखेंगे? इतना क्लियर हुआ? पहले कॉपी करो पहले, इतना ये क्लियर हुआ तुझे? प्रॉपर्टी यही थी ना अपनी भाई, 2025 हमने बाहर कर लिया तो ये बचेगा। ये भैया आई लिखा है तो एक्चुअल में ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2025 आ गया अपना। अब देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, बोर्ड पर देखो ध्यान से, ए डिटरमिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन देखो एडजॉइंट ऑफ ए पे मॉड सॉरी डिटरमिनेंट लग रहा है, तो उसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको भी, चेक करो क्या लिखवाया है। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? 2025 और यहां पर 2025 की पावर, तो भैया अब ये n कैसे निकालोगे? तो भाई इसका ऑर्डर चेक करना कितना है, 3 - 1 कितना आ गया? चेक करो अपने ऑप्शन वाला आंसर है क्या, चेक कर लो। ऑप्शन डी आंसर आ गया। अब बताओ क्या मुश्किल है? जैसे इसमें तो मतलब ऑर्डर में पता कि 3/3 सपोज 3/2 पॉसिबल ही नहीं है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आता है। 2/2 आ सकता है, 3/3 आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? टफ क्वेश्चन था दिखने में, लेकिन अगर वो 5 प्रॉपर्टी जो शुरू में लिखवाई मैंने आपको, अगर वो पता है तो पॉसिबल ही नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन फंस जाए मैट्रिसेस से, ठीक है, हो ही नहीं सकता। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का तो कोई चांस ही नहीं कि कोई क्वेश्चन फंसे आपका। अब बहुत कम चांस है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा, यहां से आएंगे 1 मार्क का टाइप ही, तो थोड़ा सा सॉलिड करना है। अच्छा थक गया क्या? फिर ऐसे उबासियां क्यों मार रहे हैं? मैं बहुत पढ़ लिया मैं, ऐसा नहीं है। चल ठीक है, चले आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एज्यूम x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। ओके चलो इसे मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। ये मिटा दो। एज्यूम x, y, z, w
P विथ ऑर्डर, देखना भाई इसका ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस n, फिर y का ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस k, फिर z का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस छोटा p, फिर w दिया है n क्रॉस 3 और बड़ा p दिया है छोटा p क्रॉस k। सबके ऑर्डर मेरे पास है सारे मैट्रिसेस के। फिर मुझसे कहता है देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट, देखो जरा बोर्ड पर, कैपिटल पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की फॉर्म में आपके पास एक फंक्शन है जिसको ऑर्डर वाइज कैसे लिखोगे लास्ट में विल बी डिफाइंड। फिर 4 ऑप्शन है अपने पास, अब जरा ध्यान से देखना। अगर P हमारा मैट्रिक्स, Y हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, W हमारा मैट्रिक्स, Y हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और फिर इसका सम। तो पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। चलो P का, अब रुक जा, पहले P का ऑर्डर लिख, छोटा p इंटू के, फिर Y का ऑर्डर लिख, ठीक है। रुक जा, क्या बात कर रहा है, यहां कॉमन आता है कभी बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, कॉमन नहीं आता यहां कभी। फिर हम यहां ऑर्डर से जुड़ी कोई बात कर रहे हैं, हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, इसमें ऑर्डर से जुड़ा आंसर दे रहा है, कोई कॉमन नहीं, ठीक है। W देखो n क्रॉस 3 और Y, अगर ये मैट्रिक्स पॉसिबल था, क्योंकि मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैट्रिक्स पॉसिबल था तो भाई इनका मैच होना तो जरूरी था। तो एक वैल्यू तो आ गए आपके पास, k का वैल्यू 3, ठीक है, क्योंकि यहां 3 3 है तो यहां से तो कुछ मिलेगा नहीं अब आपको। भैया अभी तो एक वैल्यू और चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, तो भाई ऐड हो रहा है ना, ऐड याद रखना हमेशा सेम ऑर्डर होता है, 2/2 का 2/2 से ऐड होता है, 2/3 का 2/3 से ऐड होता है, 3/3 ऑर्डर का 3/3 से ऐड होता है। तो कंफर्म है कि इसका, अच्छा ये वाला ऑर्डर, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो फाइनल ऑर्डर क्या आता है, फाइनल ऑर्डर आता है P क्रॉस के, जो बिल्कुल बराबर होगा किसके, n क्रॉस के। भाई मल्टीप्लाई पॉसिबल है, उसके लिए इनका मैच होना जरूरी है, और मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा उसका ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हो तो दोनों एक्चुअल में सेम ऑर्डर के होंगे, तो सेम ऑर्डर के होंगे तो मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर P बराबर n और K बराबर 3 लिखा हुआ आपके पास, आपका ऑप्शन फर्स्ट। बात खत्म हो गया, ठीक है। कॉपी करो बराबर से। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के लिए इनका मैच होना जरूरी है। जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो ये वाला होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिनिश हो गया क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, क्योंकि 1 मार्कर है तो ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी डोमेन रेंज की कहानी भी सुनाऊंगा इसमें आपको मैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले देख लेते हैं। f(x) is equal to e to the power x. The interval in which the function f(x) e to the power x is strictly increasing. फिर 4 ऑप्शन है मेरे पास। मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन का, मेरे पास तो सिंपल सॉल्व करने के लिए है कि चेक वेदर या फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फलाना फलाना फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसा अपन जानते हैं करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मांग रहा है तो नेगेटिव वाला पार्ट देखना ही नहीं है अपने को। अब चेक करो कि मैं यहां पर x में ऐसा क्या पुट कर दूं कि मेरा f'(x) हमेशा इंक्रीजिंग ही रहे, मतलब पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 3x की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, पूरा r पॉजिटिव चेक करना, रियल वैल्यूज पॉजिटिव साइड की, आप r नेगेटिव चेक करना और 0 चेक करना। ये 3 वैल्यूज अगर आपके f(x) को, सॉरी f'(x) को नॉन रियल बना दें
नॉट डिफाइंड बना दें तो वो वैल्यू छोड़नी पड़ेगी आपको। तो चलो कोई आर पॉजिटिव ले लेना, कोई रियल पॉजिटिव वैल्यू 1, तो ई का एक वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो पॉजिटिव ही हुई ना, मतलब किसी भी आर की पॉजिटिव वैल्यू डालने पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू डालने पर वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव को इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आर नेगेटिव ले लो, -2 रखो, देखना इसे क्या लिख दोगे भैया, 1/e² तो फिर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो किसी भी आर नेगेटिव को डालने पर आपकी वैल्यू फिर इंक्रीजिंग हो गई, और 0 ही रख देते हैं, बात ही खत्म करो, ये फिर एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। इसका मतलब आप यहां पर x की जगह कोई भी वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर इंक्रीजिंग ही आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसा कह सकते हैं आपका आंसर क्या है, आर, लेकिन आर का दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, -∞ से +∞। चेक कर लो अपना आंसर, ऑप्शन सी, फिनिश। याद था तो टिक मार देना उठा के सीधा, ठीक है भाई, रटा हुआ आ जाए और क्या चाहिए अपने को। अगर 5-6 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो बिल्कुल टिक करके आप घर से गए हो, वेल एंड गुड है यार। अब यश कह रहा भाई देखो 80 तो जाना नहीं, चले आएगा, और अब तेरी तो अब तो नहीं, वो तो 78 का बचा, 2 नंबर 1 कर चुका है, ऐसी बात नहीं है भैया, वो बीमार हो गया ना, वो 2 नंबर तो चले गए, वापस मुझे फिर 0 से तैयारी करनी है। अच्छा, आया करने वाला लॉजिक, ये मान के चलना जरूरी नहीं है एमसीक्यू में ही आए। अगर मान लो पेपर ही आसान बना, हम भी तो सोच के जा रहे हैं कि पेपर बहुत टफ बनेगा, पेपर बना एक नॉर्मल पेपर, तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिखाई देगा, 2 में। इसलिए आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देना है। मालूम पड़ी आपको क्वेश्चन तो करना आता है, क्योंकि आप तो 1 मार्कर के हिसाब से गए हो, तो आप प्रेजेंटेशन नहीं समझ नहीं आया आपको क्या लिख दिया, तो भैया वो वहां तो 1.5 मिला। और एक दिक्कत है आसान पेपर की, स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है बहुत ज्यादा, छूट नहीं मिलती गलती पर बिल्कुल भी। टफेस्ट पेपर में एक आसान चीज ये है, कुछ भी लिख के आओगे मार्क्स मिलेंगे। आसान पेपर की प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर हल्की सी भी इधर उधर किया ना क्वेश्चन तो कट जाएगा मार्क्स फिर आपका। तो इसीलिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो 3 वैल्यूज चेक करना हमेशा, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव और 0। तीनों पर मेरा वैल्यू पॉजिटिव है, hence the function is strictly increasing on r। अब r तो वहां ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे पास -∞ to ∞ ओपन ब्रैकेट, फिनिश हो गया क्वेश्चन। और मैं देख रहा हूं मैंने 3, 4, 5 7 पेपर लिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, मतलब ये ऐसा ट्रेंड में आ गया है कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह का पेपर में दिखाई देगा ही देगा इस बार। देखो क्या कह रहा है, देखो A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो यहां से कंडीशन भी यूज कर लेते हैं। तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है निशांत, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर होता है। हमसे कह रहा है नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी 0 तो कभी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। चलो अब जरा पहले इसको सही से लिखो, ये आगे इसके डिटर्मिनेंट है भाई। ठीक है, पहली बात तो ये डेट लिखना छोड़ो, ये ऐसा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। मुझे तो लगा इसमें नहीं, ये आजकल ऐसे ही चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए अपने को 5 दिया है। अब देखना इसे कैसे लिखेंगे, पहले समझ लो बेटा एक बार। ठीक है, कुछ समझा सकते हो यहां से मुझे? What is the answer? Finish. आंसर है क्या? 5 का पावर 2, खत्म, फिनिश हो गया। और बताओ क्या मुश्किल है? Such that the differential equation, पहले समझ जाओ सब जरा, और बड़ी भी दे देता है ये, पहले समझ लो। इज होमोजीनियस मान रहे हैं हम,
ठीक है ना? वो log y by x होगा, lambda y by lambda x। हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई, सॉल्व भी कर लेते हैं अगर इतना कंफ्यूजन है अपने को तो। ठीक है, अब क्या डालू? x इक्वल टू एक्स लैम्डा, y इक्वल टू वाई लैम्डा। चलो डालो। तो लैम्डा वाई, इतना क्यों कंफ्यूजन रखे भाई? लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, lambda x की पावर n, लैम्डा की पावर n, एक्स की पावर n। lambda lambda कटने के लिए n की पावर 1 होनी चाहिए। रुक जा रुक जा रुक जा, फिर से बोल। lambda lambda कटने के लिए n की पावर 1 होनी चाहिए, जिससे होमोजेनियस। अरे 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 अरे, y log y by x y by x प्लस 1 होल अपॉन lambda हाँ सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही। n की जगह 1 ही तो डाला जिससे हमारा लैम्डा कटा। सही बोल रहा है, परफेक्ट, सही भाई, बिल्कुल सही है। n इक्वल टू 1 आएगा फिर तो आंसर, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चल अब लग रहा है तो कुछ पढ़ रहे हैं। अरे यार, अपन तो बोर्ड का ऐसा हवा बनाते हैं, सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी ना आते हैं। अगर एक आध दो टफ आया तो मैंने क्या कहा था, पेपर तो बैलेंस ही बनेगा ना, तो कुछ साइड एकदम इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। अब भैया 5 नंबर में देखो कैसा लॉलीपॉप सा आया है, लेकिन 1 नंबर में जान निकाल दी हमारी, तो बराबर बात है, अच्छी बात है ना, 1 नंबर में जान निकल जाए। बड़े क्वेश्चन ठीक आने चाहिए। पता चले भैया एक के तो सारे हो गए, बड़ा एक नहीं खिसक रहा, भैया फिर पास कैसे होंगे? तो दिक्कत का चीज है। बड़े भी ऐसे होते हैं, मतलब अरे यार ये एक सैंपल पेपर है, बोर्ड का थोड़ी ना है। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे फिर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने मालूम क्या समझा उसमें कि लैम्डा की पावर बता रहा है, जबकि मैं देखा ही नहीं कि भाई वो n की वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पर, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, पहले 6 छोड़ देते हैं, 6 कर लेंगे कल। 7 छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। देखो भाई पहले समझ लो, रुक जाओ, एक मैट्रिक्स A है, इधर देखो बोर्ड पे। अगर ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक्स, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। A बराबर C, E बराबर B, F बराबर D। ठीक है, बीच के तीनों जीरो, मतलब मेन डायगोनल पर। लेकिन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो बिल्कुल यही रिलेशनशिप है, लेकिन A बराबर -C, E बराबर -B, F बराबर -D, बीच के फिर तीनों जीरो मेन डायगोनल पर। अब चेक करो आपको कैसा मैट्रिसेस दिया है, आपको स्क्यू मैट्रिक्स दिया है, तो पक्की बात इस रिलेशन को यूज करना है। चलो अपना मैट्रिक्स लिखो, क्या दिया है फटाफट से। अपने को दिया है 0 1 C, -1 A -B, 2 3 और 0। देखो इसको इसके बराबर माइनस के साथ, ये तो पहले से बराबर है। चलो इसको इसके बराबर माइनस के साथ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? इसको इसके बराबर माइनस के साथ, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा आपको। अब तो ये -B बराबर 3 तो क्वेश्चन नहीं है, एक माइनस आपने लगाया, तो व्हाट इज द वैल्यू? और ये तीनों आने चाहिए 0, तो A कितना आ गया? फाइनल आंसर हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C, तो 0 + 3 - 2, आंसर इज 1। फिनिश, खत्म। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना, फिनिश करते हैं क्लास।